अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में -1 का शोर जोर पकड़ता जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अदालत से गैर मशरूत माफ़ी न मांगने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला किया कि 22 सितंबर को इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसके बाद आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने इस खदशे का इजहार किया है कि उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कल से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हैंडलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी सपोर्ट से खौफजदा हैं, इसलिए वो मायूसी की हालत में -1 फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कल गुजरावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हकीकी आज़ादी तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा होगा, जिसमें वो दूसरे अहम मरहले का ऐलान करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि इस वक्त सारा फोकस -1 फॉर्मूले पर है और इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला उसे तक़वियत फराहम करता है। कल से पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। कल पूरे पाकिस्तान में एक मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक है, उसका आगाज़ किया जा रहा है। फोकस है वो -1 का जो एक फार्मूला चलाया गया है और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन मुलतवी किए हैं उससे तक़वियत मिली है इस सारे मामले को। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है और अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह से एशिया कप अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, हमारी यहाँ की सियासत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इमरान खान और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा -1 के खदशे का इजहार कर रहे हैं और अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क में इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं जिसमें उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। तोशाखाना केस और ममनुआ फंडिंग केस में मिस डिक्लेरेशन पर इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक रही है, जबकि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला किया है। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तौहीन अदालत केस की समाअत में इमरान खान और उनकी कानूनी टीम को मुसलसल इस केस की हसासियत समझाने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। कल समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन का केस है, जुर्म की नौयत संजीदा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अदालत की रेड लाइन है, क्या किसी की अना अदलिया के वकार से ज़्यादा अहम है। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब भी गैर तसल्ली बख्श है, इसलिए अदालत 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के -1 के खदशात, तौहीन अदालत केस की कार्रवाई और इमरान खान की वजाहतों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इमरान खान अदालत से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? क्या इमरान खान की अना आड़े आ रही है, उन्हें गलत मशवरे दिए जा रहे हैं या और कोई कानूनी रुकावट है? जबकि हैरानी की बात यह है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में भी कन्फ्यूजन है। असद उमर इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी ना मांगने का मलबा कानूनी टीम पर डाल रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है कि कोई भी वकील गैर मशरूत माफ़ी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि इससे ये खदशा होता है कि अगर अदालत ने माफ़ी कबूल नहीं की तो फिर क्या होगा। खान साहब को कोई उनकी तरफ से कोई आड़ नहीं थी कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने क्या नहीं करने, जो उनके लॉयर्स की तरफ से उनको राय दी गई उसी के ऊपर उन्होंने अमल किया। सो ऐसा नहीं था कि कोई इमरान खान साहब ने कोई लकीर खींच दी थी कि मैं नहीं ये नहीं कहूँगा ये नहीं कहूँगा। बहुत सीनियर मामनीन जो कोर्ट के पास थे उनकी भी राय ये थी कि ये अल्फाज जो इस्तेमाल कर लिए गए हैं ये काफ़ी हैं। इमरान खान की कोई अना का मामला नहीं था, वो जो भी उनके वकला उनको राय दी उन्होंने पहले या आगे राय देंगे वो उसके ऊपर अमल करने को तैयार है। जो आप कह रहे हैं ना अनकंडीशनल माफ़ी, कोई भी वकील जो है वो अनकंडीशनल माफ़ी की तरफ नहीं जाता, इसलिए कि उसमें फिर खर्चा है कि आप एक खामखा एक जुर्म जो आपने किया ही नहीं है वो आप एक तकल्लुफ में मान भी ले और बाद में कोर्ट जो है उसको ना माने और माफ़ी को ना माने। कोर्ट में ये आपने जो कहा ना, ये वो लीगल केस नहीं होते कंटेम्प्ट के केस पॉलिटिकल केस होते हैं इस तरह के मामलात में।
फवाद चौधरी साहब की आपने बात सुनी। आज इमरान खान साहब का ट्वीट था जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे कौम खड़ी है और इसीलिए गवर्नमेंट और उसके हैंडलर्स -1 फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, एक तो कल कह रहे हैं कि गुजरावाला में आखिरी जलसा होगा, इसके बाद जो अगला मरहला है उसका वो ऐलान करेंगे कल के जलसे में, और वो कह रहे हैं कि ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत और उसके हैंडलर्स खौफजदा हैं कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे है और इसीलिए आप लोग बढ़ना चाहते हैं, -1 करना चाहते हैं इमरान खान को। क्या ये है इस वक्त हुकूमत का हदफ? ये इसकी गलत फहमी है और ये इसकी हमाकत है। गलत फहमी ये कि कौम मेरे पीछे खड़ी है, और हमाकत ये कि ये कह रहा है कि जी गवर्नमेंट जो है वो -1 फार्मूले के ऊपर जो है वो अमल पैरा है या अमल कर रही है। इस पागल खान से कोई पूछे कि ये जो तकरीर की थी आपने, जिसमें ख़ातून जज का आपने इंतहाई जो है वो तज़हीक के लहजे में जो है वो उसका नाम लिया और उसके मतलब एक ऐसे अल्फाज अदा किए जिनको हर किसी ने जो है जिनकी मजम्मत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे जो है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में जो है वो लिया। ये हमने कहा था इसे कि ये आप तकरीर करें। अब उसके बाद अब अदालत ने जब इसको नोटिस दिया, आप यकीन करें कि सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे भी बाज़ लोग इस हद तक कह रहे थे कि जजेस ने इसे हाथ जोड़ के समझाया है कि भाई इंसान बनो, तुमसे गलती हुई है और अपनी गलती की जो है वो माफ़ी मांगो, और इसे टाइम दिया 1 हफ़्ते का। इस बात के ऊपर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और बेंच के ऊपर लोग इधर उधर जो है वो बात कर रहे थे, तनकीद हो रही थी। आप मुझे बताएं कि आप इसने जो दोबारा जवाब दिया है, ये क्या गवर्नमेंट ने इसे लिखवा के दिया है? ये ख़ुद इतने तकब्बर में और इतनी रौनियत में ये गर्क शख्स है कि अब ये अपने अंजाम को जो है पहुंचने के अलावा और कोई इसका जो है वो दूसरा रास्ता नहीं है, और अब ये ऐसी हरकतें करेगा, ऐसे काम करेगा कि ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन राना साहब, आपने सुना कि कुछ जो मुख्तलिफ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि जो वकील मशवरा देता है उस पर ही इमरान खान अमल करते हैं, और उनके ख्याल में ये लफ्ज़ काफ़ी थे जिसमें उन्होंने नदामत का इजहार किया, अपने किए पे अफसोस का इजहार किया, उनके ख्याल में ये काफ़ी था। देखें, वकील जो है वो वही बात करता है जो क्लाइंट उसको जिस बात की इजाज़त देता है या जिस बात को करने के लिए कहता है। लेकिन चलें, ये आर्गूमेंट अगर इनका ले भी लिया जाए कि ये लिख के देना जो है या अदालत के सामने जाके कहना जो है वो इनके लिए कोई ख़तरे का बाइस था, तो ये पूरी कौम से इसने 2 जलसे किए हैं। उसके बाद उन जलसों में कहता कि जी मुझसे गलती हुई, मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं पूरी कौम से, पूरी अदलिया से, मैं उस जज साहबा से, वो मेरी बहन है, मैं उससे गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लो, इसी से जो है वो मसला हल हो जाता। तो मामला ये कि ये ख़ुद हमाकतें कर रहा है और ये कितना अहमक इंसान है कि मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि इसका इदराक, इसकी शनाख्त कौम को करनी चाहिए, और इसका जो है वो कला कोमा जो है ना इसी स्टेज पे हो जाना चाहिए, वरना ये कौम को किसी हादसे से 2-4 करेगा। अच्छा राना साहब, इसकी टाइमिंग तो यकीनन बड़ी अहम है, हल नहीं है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानेगा। टाइमिंग बड़ी अहम है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर को दे दें, ये हुकूमत नहीं करेगा। राना साहब सवाल सुन लीजिए, मैंने कहा टाइमिंग बड़ी अहम है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी, और आज तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि -1 फॉर्मूला है। लेकिन इमरान खान ने अपने ट्वीट में जिक्र किया हुकूमत और हैंडलर्स का। इसी मामले में जो उन्होंने तकरीर की थी, आपने दहशतगर्दी का केस बनाया हुआ है, तोशा खाना के रेफरेंस के पीछे आप लोग हैं, फॉरेन फंडिंग मामला आपने फ़ौरन जो है मुख्तलिफ एजेंसीज को भेज दिया कि इसमें देखें FIA भी उसकी तहकीकात कर रहा है। तो ये तो बाकी जो मामलात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का मामला है उसको छोड़ के उसमें तो कहीं ना कहीं हुकूमत है, और जहां इलेक्शन कमीशन भी है उस पर भी इमरान खान कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ है और बायसनेस का इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर। नहीं, देखें शहजाद, हुकूमत की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। जब ये एक मसला जथा लेके ये इसने चढ़ाई की, तो जो मुकदमात दर्ज हुए या होने चाहिए थे वो मुकदमा दर्ज हुए, और वो 15 मुकदमात जो हैं वो 15 जगह पे वाकई वो वाक़यात हुए और उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हुए। अब इसने वो उस दिन जो जलसा किया
पहले ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो है ये एहतजाज करना चाहता था। अगर ये उस दिन एहतजाज के लिए वहाँ पे आता तो बिल्कुल वहाँ पे फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनती, और फिर बाद में इनको गिला होता कि जी हमारे साथ जो है वो बड़ा जुल्म हुआ है और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। हम इसको किसी कीमत के ऊपर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने और रेड जोन में जो है वो इसको एहतजाज ना करने देते। उसके बाद इसने जलसा किया, दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी की पर्चा होना चाहिए था, हुआ। उसके बाद जिस दिन इसने जजेस को धमकियाँ दी, IG पुलिस को, DIG पुलिस को जो है वो ललकारा, उनको बुरा भला कहा, धमकियाँ दी, तो वो मुकदमा जो है वो एक रिक्वायरमेंट थी ला की। हाँ, दहशतगर्दी का मुकदमा रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे आप मुझे ये बता रहे हैं कि तमाम वकला ये कह रहे थे कि उनको गैर मशरूत माफी मांगनी पड़ेगी, उसमें तमाम वकला इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इस पे दहशतगर्दी का पर्चा नहीं बनता। ये बिल मैं भी एक अदना कानून का तालिब इल्म हूँ। आप जो मुतलका जो दफ़ात हैं, जो 780A की जो सब क्लासेस हैं N और M, वो आप उसको पढ़ लें। किसी भी सरकारी अफसर को उसकी अपना आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरा करने से रोकने को जो है दहशतगर्दी में कवर किया गया है। बिल्कुल हमने सही मुकदमा दर्ज किया है। मैंने सही नहीं है तो कर दें। जब जो आप बात कर रहे हैं कि सरकारी कर दें, जी जो आप बात कर रहे हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी से मुतल्लिक आपका सॉर्ट आप ही को सुनवाया हुआ है और मैंने पूछा था कि अगर आप समझते हैं कि दहशतगर्दी का पर्चा वहां होना चाहिए तो मेरे ख्याल से एक पर्चा फिर आपको अपने खिलाफ भी काटना होता। वो बात हम कर चुके हैं पहले माजी में कि आपके और दूसरे लीडर्स के कई ऐसे बयानात हैं जिनके ऊपर फिर दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए। फिर पिक एंड चूज तो नहीं होना ना। फिर नहीं, वो बात मुख्तलिफ थी, लेकिन अगर इनको ऐसा महसूस उस वक्त हुआ तो ये बिल्कुल उस वक्त मुकदमा दर्ज करते, हम भी अदालत में जाकर अपना जो है वो जवाब देते। अब अगर जिम्मेदारी मेरी है तो मैं अगर अब आज से 1 साल पहले किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो वो मेरे ऊपर लागू तो नहीं होती ना। मैं तो आज अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा और जो भी जो है ये जुर्म करेगा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मैंने तो इसने जो मसल्ला जथे के साथ कैपिटल पे चढ़ाई की थी इस्लामाबाद पे, मैंने तो उसके भी कैबिनेट को जो है वो इल्तिजा इस्तदा की हुई है। अच्छा, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के का जो है वो परमिशन दिया जाए, इजाज़त दी जाए। राना साहब, जैसे इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस वक्त कौम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे है, लेकिन आप कह रहे हैं ये भी गलत फहमी है, कोई कौम उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। फिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने आपकी वजारत के रिपोर्ट पर जो है बाई इलेक्शंस मुलतवी कर दिए? आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 13 में से 10 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे ना सैलाब है ना पानी है, वहां इलेक्शंस हो सकते थे। और आपके अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रहे हैं कि 2 दिन बाद मुल्तान में इलेक्शन था, उसको क्यों मुलतवी किया गया? अब ये तो आपकी रिपोर्ट पे हुआ, तो क्या खौफजदा है इसलिए ऐसी रिपोर्ट दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? सुन ले, इनका सियासी जवाब तो ये है कि इन पागलों के अलावा, इस अहमक टोले के अलावा पूरी कौम की तवज्जो जो है वो सैलाब की तरफ है, जो सैलाब से तबाही हुई है उसकी तरफ है। लोग अपने इलाकों में, अपने महलों में अमदाद के लिए जो है वो ट्रकों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लोग वो ट्रक लेके जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। बाकी रही बात कि वजारत दाखिला ने ऐसा क्यों किया, हमें इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा कि इतनी तादाद जो है वो रेंजर्स और आर्मी की जो है वो हमें चाहिए ताकि इन इलेक्शन में जो है वो अमन व अमान को कंट्रोल किया जा सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर किए जा सके। क्योंकि अगर पुलिस की बैकअप के ऊपर ये रेंजर्स और फौज ना हो तो वहाँ पे हालात जो है वो उनका बिगड़ जाना जो है वो एक यानी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। हमने वो लेटर जो है वो MO DG मिलिट्री ऑपरेशन को लिखा, उन्होंने साफ इनकार किया कि इस सूरत हाल में हम रेंजर्स और फौज जो है उसको स्पेयर नहीं कर सकते। हमारी इतनी डिप्लॉयमेंट जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में है, इतनी डिप्लॉयमेंट जो है वो फ़लाँ जगह पे, इतनी फ़लाँ जगहों पे है, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। उसी जवाब को वजारत दाखिला ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। आगे फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था, उन्होंने ये फैसला किया कि वाकई रेंजर्स और फौज की मौजूदगी के बगैर जो है ये रिस्क होगा, तो उन्होंने मुलतवी कर दिए। कोई भी आपसे सवाल होता है तो आप कहते हैं देखें ये मखलूत हुकूमत है, फैसला कैबिनेट करती है, मिलजुल के हम पार्टीज मशवरा करती हैं और फिर फैसला होता है। तो क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया था? अली मूसा गिलानी साहब तो कह रहे हैं चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, और ज्यादती हो रही है। जैसे दूसरे मामला भी चल रहे हैं मुल्क में, इलेक्शन का प्रोसेस भी होना चाहिए, अवाम को नहीं, अवाम को उनका मैंडेट देने का हक मिलना चाहिए।
नहीं, मैंने आपको जिस तरह से बड़ी यानी जो है वो वजाहत के साथ अर्ज किया है, वो तो मैंने सुन लिया। मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है क्या? की तरफ से हमें बयान नहीं ऑन बोर्ड ये बयान ये जवाब को हमने देना था। अगर ये जवाब हमने खुद से देना होता तो सबसे पूछते, लेकिन जो जवाब DGMO ने दिया उस जवाब को हमने उसमें ना हम तरमीम कर सकते थे ना उसमें इजाफा कर सकते थे, वो हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था, इसमें गवर्नमेंट ने तो कोई जवाब नहीं देना था। अगर वो गवर्नमेंट से जवाब पूछते तो मखलूत हुकूमत जो है वो सबसे मशवरा करके देती। और मैं ये आपको बता दूं कि बाज़ सीटें ऐसी हैं कि वहाँ से हमारे कैंडिडेट्स का भला हमें गिला आया, वो कहते हैं जी हम बिल्कुल इलेक्शन जो है वो जीत रहे थे। ये तो वैसे ये आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में भी कहा था कि 17 सीटें हम जीतेंगे, 3 पे मुकाबला होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट था। नहीं, वो उन सीटों का जो एनालिसिस है वो आप करके देख लें। आप भी जो है वो 11 सीटों के ऊपर 6 सीटों के ऊपर हमारे लोग, हमारे बंदे जो खड़े थे उनके वोटों को जो है वो आप शामिल कर लें तो आप भी जो है वो 11 सीटों का रिजल्ट जो है वो PMLN के हक में आता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना सलाल साहब, क्योंकि पहले भी इसी तरह की गिनती हो रही थी कि PTI के जो लोग जीते थे उनका और इंडिपेंडेंट के वोट का आप मवाजना कर लें, और हमारे अगर वो मिल जाएंगे इंडिपेंडेंट वोट तो फिर कितने ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि अब 22 सितंबर को इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो इमरान खान से इज़हार यकजहती करेंगे, क्योंकि उनको खदशा है कि मामलात को -1 की तरफ लेके जाया जा रहा है। इमरान खान ने ट्वीट भी किया है कि हुकूमत और उसके हैंडलर्स खौफजदा है अवामी मकबूलियत से, जिसकी वजह से वो -1 की तरफ बढ़े। आपको लगता है कि हुकूमत और हैंडलर्स उसके जो है वो -1 करना चाहते हैं इमरान खान को? शहजाद साहब, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना जिसके बारे में अभी कुछ ही दिन पहले एक जलसे में इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया था और इस पर एतमाद का इजहार किया था पब्लिकली। तो अब अगर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है तो इसको मैं नहीं समझता कि ये -1 फार्मूला करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई अदालत तौहीन अदालत का मुकदमा नहीं चला रही। इससे पहले ये इमरान खान ही थे, ये पटिशनर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे तौहीन अदालत लगी। ये इमरान खान साहब पटिशनर थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको करप्शन के एक केस में जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, अगर नवाज शरीफ साहब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनके ख़िलाफ़ अगर ये इल्ज़ामात लग सकते हैं और उनको अदालतें डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि ये -1 फार्मूला है। तो अगर वाकई ये कोई किसी को माइनस करने का फार्मूला है तो फिर इसमें मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी शामिल कर लें, क्योंकि वो पहले ही माइनस हो चुके हैं। उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब माइनस हो चुके हैं, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब माइनस हो चुके हैं। तो ये पहली दफ़ा तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के खिलाफ कोई अदालत जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रही। और यही इमरान खान साहब थे जो नवाज शरीफ साहब के जो वज़रा थे तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, उनके बारे में भी कहते थे कि इन्होंने तौहीन अदालत किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब 90s में वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला हुआ था। उस हमले के इल्ज़ाम में भी जो मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान कौमी असम्बली थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। इमरान खान साहब बहुत कहते हैं ना कि जी वो एक हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस सुप्रीम कोर्ट पर हमले के नतीजे में वो फुटेज जो इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले एक जलसे में दिखाई थी कि ये देखें हमला हो रहा है, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि इस हमले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की और मुस्लिम लीग नून के जो कुछ MNAs थे उसमें तारिक अजीज़ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उसमें मियाँ मुनीर साहब डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये तौहीन अदालत का मुकदमा पहली दफ़ा तो नहीं चल रहा, ये तो पहले भी इस तरह के मुकदमे चलते रहे और मैं नहीं समझता कि ये कोई -1 फार्मूला है, क्योंकि कार्रवाई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। ये तो बड़ा अहम नुकता है हुकूमत और उसके हैंडलर्स कहाँ से आ गए? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो आज का ट्वीट है इमरान खान का कि गवर्नमेंट और उसके हैंडलर्स हमसे खौफजदा हैं, -1 करना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कल की हेयरिंग थी उसकी रोशनी में ये ट्वीट किया गया है, या जो तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, दहशतगर्दी का केस हुकूमत ने बनाया है
उस हवाले से ये ट्वीट होगा इमरान खान साहब का। देखें शहजाद भाई, आप इस सारे मामले को एक उसका दुरुस्त पर्सपेक्टिव जो है, एक सही पस मंज़र है, उसमें देखें। पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात वाज़े तौर पे तवातर के साथ पिछले कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो असल ख़तरा है वो ना तो ममनुआ फंडिंग केस है, ना तोशा खाना का केस उनके लिए कोई ख़तरा है। अगर उनके लिए कोई ख़तरा है तो वो ये तौहीन अदालत का मुकदमा है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि वसीम सजाद साहब फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये मुकदमा जो है तौहीन अदालत का, ये एक उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। तो उनका तो ना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ना मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, बल्कि उनका तो ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से रहा है किसी ज़माने में। तो अगर वो भी उन जैसा एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाला आदमी भी इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बचो इससे, और भी बहुत से लोगों ने कहा है, तो वो अगर नहीं बचना चाह रहे और फिर उनको मशवरा दिया गया, मैं जानता हूँ उनकी पार्टी के लोगों ने मशवरा दिया, खुद हामिद खान साहब ने उनको प्राइवेटली यही एडवाइस की कि माफ़ी मांगें और जान छुड़ाएं। अब वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे और वो ये भी चाहते हैं कि जी उनको छोड़ भी दिया जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं या वो उसके हैंडलर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये दोबारा अगर उनकी पार्टी उनके साथ यकजहती का इजहार कर रही है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि -1 उनके खिलाफ किया जा रहा है, तो एक दफ़ा फिर इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका टारगेट अदालत है। लेकिन मीर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी केस को इमरान खान के लिए खतरा करार दे रहे थे, लेकिन इसी केस में जब दूसरी मरतबा मौका दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बेंच ने, कि आप जवाब जमा कराएं, तो इंटेंशन बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि अदलिया चाहती है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे। तो क्या चीज़ रोक रही है इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांगने से? अदलिया में जाके एक जज के मामले पे अगर वो माफ़ी मांग भी लेते हैं तो क्या कोई सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है इमरान खान को? क्या इस बात का खदशा है? देखें, इसमें कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं जी उनके जो मशीर हैं बड़े गलत हैं, उनके एडवाइज़र बड़े गलत हैं, उनको मशवरा बड़ा गलत दिया जा रहा है। मैंने भी देखा पिछले दिनों मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने भी देखा कि उनको ये मशवरा दिया जा रहा था, जी आप बड़े पॉपुलर हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अदलिया जो है ये आपके ख़िलाफ़ फैसला ही नहीं दे सकती, ये आप पॉपुलर ही बहुत हैं। और उनको कहा जा रहा है आप तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ठीक है, मशवरा भी गलत दिया जा रहा है, लेकिन वो खुद भी तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको नहीं पता कि अगर नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, फेडरल मिनिस्टर जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, MNAs जो हैं 97-98 में अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तौहीन अदालत में, तो उनको भी किया जा सकता है। और उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इस पे, और अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो उनको अदालत बार बार मौका दे रही है, वो मौके से फ़ायदा नहीं उठा रहे। उनका ख्याल है शायद कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो शायद इसलिए वो माफ़ी नहीं मांग रहे, और माफ़ी मांग लेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो एक तरफ पॉपुलैरिटी है, दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ है, तो अदालत ने तो रूल ऑफ लॉ को देखना है, अदालत ने तो पॉपुलैरिटी को नहीं देखना। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इमरान खान साहब के पास एक चांस है कि अभी भी वो जब ट्रायल शुरू होता है, फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए एक गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, हो सकता है कि अदालत उनको माफ़ कर दे। सही है, तो गैर मशरूत माफ़ी मांगना आपके ख्याल में उनके लिए बेहतर ऑप्शन है बजाय इसके कि वो रूल ऑफ लॉ के सामने अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करें? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस गलतफहमी से निकल आना चाहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उनको बचा सकती है। देखें शहजाद इकबाल साहब, मैं तो इस मिथ को मानता ही नहीं है। मैं तो आज भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों से होके आया हूँ, और वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की हुकूमत है उसके बारे में जो बातें मैं सुन के आया हूँ वो वैसी ही बातें हैं जैसी मैंने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के बारे में सुनी है। तो इमरान खान साहब को अगर अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो ये उन इलाकों में जलसे ना करें जहाँ पे सैलाब नहीं आया। वो ज़रा जाएँ खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब आया, नौशहरा जाएँ, चारसदा जाएँ, मिंगोरा जाएँ, कलाम जाएँ, और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में जाएं, बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में जाएं, जनूबी पंजाब में चले जाएं, एक और इल्जाम इमरान खान साहब जो लगाते आए हैं, राजनपुर चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, उनको लग पता जाएगा। मीर साहब, एक और इल्जाम जो इमरान खान लगाते आए हैं वो इलेक्शन कमीशन पर है, जानिबदारी का इल्जाम। अब इलेक्शन कमीशन ने कल जितने भी बाई इलेक्शन थे उसको पोस्टपोन करने का फैसला सुना दिया है,
और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डर गए, खौफजदा हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मजीद सीटें बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत जानी है। तो यहाँ पे भी क्या आपको लगता है कि कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है? देखें, मैं बिल्कुल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने पिछले 2 हफ्ते में जो ट्रैवल किया चारों सूबों में, मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह पे जो पाकिस्तान आर्मी है और पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं, जिसमें रेंजर्स भी आती है, जिसमें एफसी भी आती है और पुलिस भी आती है, हर जगह पे ये तमाम इदारे ये जो मुतासिरीन सैलाब हैं उनकी मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। इनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस काम पे, इनके ट्रूप्स लगे हुए हैं इस काम पे, हर जगह पे। आज भी मैं देख के आया हूँ कलाम के इलाके में, वहाँ पे आर्मी, एफसी, पुलिस सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो काम ही नहीं कर सकती। तो यही इदारे हैं जो सैलाब के मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। तो अब अगर इनकी ड्यूटी आपने लगा दी बाई इलेक्शन में, तो ये वो काम कैसे करेंगे? और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे इसमें बहुत से इलाके ऐसे भी हैं, बाई इलेक्शन में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है, जिसने प्रिजाइडिंग अफसर का काम करना है, जिसने रिटर्निंग अफसर का काम करना है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो खिदमात लेता है मुख्तलिफ इदारों से, तो वो खिदमात कैसे लेगा? स्कूल टीचर्स जो हैं वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान में एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक बहुत बड़े डिज़ास्टर का सामना कर रहा है, उसमें तमाम आपकी आर्मी, एफसी, पुलिस, रेंजर्स सारे उस काम में लगे हुए हैं। तो इलेक्शन ड्यूटी कौन करेगा? तो ये अकल में अगर किसी के बात नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने, जो कि सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और इसके अलावा इमरान खान की कानूनी टीम का हिस्सा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शोएब साहब, हमने देखा था कि जितने भी लॉयर्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उनकी यही राय थी कि क्योंकि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है तो इसमें इमरान खान साहब को अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी। और कल हमने देखा जो रिमार्क्स थे, जो समाअत हो रही थी, उस दौरान भी जजेस बार बार ये बताते रहे कि ये सिर्फ जजेस को या कोर्ट को स्कैंडलाइज करने का मामला नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला है। तो इसकी संगीनियत को समझे, ये बहुत ही हसास मामला है। तो क्या वजह है कि 2 दफा जवाब जमा करवाया गया लेकिन उसमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं थी? देखिए, पहली दफ़ा जो जवाब था वो तो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन भी था उसमें कि अख्तियार समाअत इस कोर्ट का नहीं है। जो सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट की जो कंटेम्प्ट होती है, उसमें हाई कोर्ट को बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि सेक्शन 4 उसको पावर देता है। तो लिहाजा इस केस के हवाले से और लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स जो अडॉप्ट किए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके हवाले से जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट नहीं है, वो भी था और तफसील और एक्सप्लेनेशन भी थी। लेकिन कोर्ट ने बड़ी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन पिछली दफ़ा दी और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जवाब को सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा कराएं और इसको एक्सप्लेन भी करें, और साथ इस लिहाज से भी उनने एक ऑब्जर्वेशन थी कि आप एक लिहाज से इसके ऊपर अपना रिग्रेट भी शो करें। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पिछली तारीख पे हुआ था, यानी कल नहीं जी, कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको सामने रख के रिग्रेट भी किया गया, एक्सप्लेनेशन भी दी गई और उसके साथ रिमोर्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। हम समझ रहे थे कि इट वुड बी ट्रीटेड एज सफिशेंट रिप्लाई, लेकिन मेरा ख्याल है कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। एक और बात बड़ी अहम थी, और जो ऑर्डर आया है कल हमने देखा है, उस पर हम बड़े एस्टॉनिश हुए, हमें बड़ी हैरानगी हुई कि 2 अमाइकस मुकर्रर किए थे कोर्ट ने पिछली तारीख में, और बड़े नामी ग्रामी वकील हैं पाकिस्तान के, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, मखदूम अली ख़ान साहब और मुनीर मलिक साहब। और मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली ख़ान साहब दोनों की मुतफ़िक़ा राय ये थी कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रिग्रेट वाली बात या रिमोर्स वाली बात, ये माजरत वाली बात, ये तस्वर किया जाएगा कि ये माजरत ही है, क्योंकि ये वही अल्फाज हैं जिसकी बुनियाद पर पिछली दफ़ा PLD 2014 के मुताबिक इसी इमरान खान साहब का जो केस है उसमें इसको एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो लिहाजा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता
कि उसमें लफ्ज़ अपॉलॉजी हो, उसमें लफ्ज़ माजरत हो, उसमें लफ्ज़ अफसोस हो, उसमें लफ्ज़ रिग्रेट हो, उसमें लफ्ज़ रिमोर्स हो, ये सारे सिनोनिमस हैं, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन बड़ा दिलचस्प आर्डर आया, आप अगर देखेंगे उसको, आपके नज़र से गुजरा होगा, दोनों अमाइकस की, जो कि बहुत मसरूफ़ वकील हैं, दोनों अमाइकस की हाज़िरी भी लगी हुई है। दोनों ने जो कुछ कहा, आपने पौना घंटा उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है आधा घंटा आर्गूमेंट्स किया, उनका एक लफ्ज़ ऑनरेबल कोर्ट ने अपने उस आर्डर के अंदर ना इनकॉर्पोरेट किया, ना उससे डिसएग्री किया कि जी इन्होंने ये कहा है और मैं डिसएग्री करता हूँ, और कोर्ट डिसएग्री करती है कि इसकी बुनियाद पर हम प्रोसीड करते हैं और हम प्रोसीड करने की ये वजूहात हैं। अच्छा, और एक शॉर्ट आर्डर देख के, और ये भी नहीं टाइम दिया कि हम इस मौजू पे जो अमाइकस है इनको दोबारा सुनेंगे। जी शुभ साहब, इसमें जो रिमार्क्स थे वहाँ पे तो हमने देखा था कि जब मुकालमा हुआ था तो उस वक्त जज साहब ने ये कहा था कि आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब तो ये फिर एक ताकतवर शख्स के लिए कानून मुख्तलिफ होगा, और कोई पॉलिटिकल ताकतवर शख्सियत है तो उसके लिए मुख्तलिफ कानून होगा, ये तो नहीं हो सकता आम आदमी के लिए जो है वो किसी भी ताकतवर शख्स के लिए। ये वहाँ पे तो रिमार्क सामने आए थे। लेकिन दो बातें इसमें हैं, एक तो जो 2014 की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी गई, तो उस वक्त उस पर तो ये भी सवाल उठ रहे हैं ना कि अगर आप कोई ऑफेंस पहली मरतबा कर रहे हैं और उसमें आपने माफ़ी नहीं मांगी, केस ख़त्म हो गया, अब आप दूसरी मरतबा अगर ये ऑफेंस कर रहे हैं तो ये तो एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि वही ऑफेंस आप दोबारा करें और फिर ये चाहें कि नहीं माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और फिर भी केस ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, पहली बात तो जो आपने सवाल किया ना कि एक रिमार्क्स दिए गए, ये एक उन्होंने क्वेश्चन फार्मुलेट किया और उस क्वेश्चन का जवाब दिया दोनों अमाइकस ने, मुनीर मलिक साहब ने भी और मखदूम अली खान साहब ने भी। और उस जवाब को सुनने के बाद देखें, जो वर्बल ऑब्जर्वेशन या जो क्वेश्चंस होती है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द जुडिशल प्रोसीडिंग्स, वो रिलाय नहीं कर सकते। और आपने अगर कोई भी उनकी ओपिनियन को डिसएग्री करना है तो कोर्ट पाबंद है इस बात की कि वो उनको उनके आर्गूमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करे इनटू दी ऑर्डर और उस ऑर्डर से फिर डिसएग्री करे। देखिए ना, अगर आपने उनसे डिसएग्री करना था कर सकती है कोर्ट, लेकिन ये जो अमाइकस होते हैं ये इम्पार्शल होते हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते, यानी एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स में ना ए के होते हैं ना बी के होते हैं। उनकी ओपिनियन को अदालतें आमतौर पर बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं, चूँकि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी होती है, तो उस इंडिपेंडेंट ओपिनियन को कोर्ट पाबंद नहीं है लेकिन ज्यादा अहमियत देती है। लेकिन कोर्ट जब उसको डिसएग्री करेगी तो उसकी स्ट्रांग रीजन देगी। लेकिन यहाँ तो बड़ा अजीब सा हुआ, यहाँ एक लफ्ज नहीं लिखा कि माइकस ने क्या कहा और उसको डिसएग्री करने की वजह भी नहीं दी। जो डिटेल ऑर्डर हो, मुमकिन है कि उसमें इसका जिक्र किया और आपने दुरुस्त कहा कि माइकस की जो राय होती है, डिटेल ऑर्डर यही नहीं, मैं बता रहा हूं ना, या तो ये लिखते हैं कि देखें, या तो ये लिखते हैं कि ये शॉर्ट ऑर्डर है और रीजंस और डिटेल ऑर्डर शेल फॉलो, वो नहीं लिखा। दैट इज द फाइनल ऑर्डर, लेकिन आप दैट इज द शॉर्ट ऑर्डर, दैट इज द डिटेल ऑर्डर। जो राय होती है, मुआवनीन की जो राय होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, और बेंच बार बार ये कह चुका है कि हम पे जो बाइंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, जिसका कल जब तस्करा हुआ तो ये बताया गया कि जो तलाल चौधरी या दानियाल अजीज के केस थे वो इतने संगीन नौहियत के नहीं थे, इसके बावजूद उनको सजा मिली। तो ये तो बेंच आपको बार बार बता रहा था ना कि ये सेंसिटिव मामला है और मातहत अदालत का मामला है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि एक बात है ऑनरेबल कोर्ट्स की जो फाइनल ऑब्जर्वेशन या जो ऑर्डर आया है, एक है वर्बल ऑब्जर्वेशन। वर्बल ऑब्जर्वेशन में जो उन्होंने कहा है उस पर मखदूम अली खान और मुनीर मलिक साहब ने जो पुरानी जजमेंट्स, जो लार्जर बेंच की जजमेंट्स थी, उसका रेफरेंस दिया है कि अगर कम जजेस ने एक फैसला दिया है और लार्जर बेंच ने उससे डिफरेंट फैसला दिया है तो आप पाबंद हैं उस लार्जर बेंच के फैसले को मानने के। और दूसरा, उसमें उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया है क्योंकि उसके अंदर रेग्रेट और रिमोर्स का लफ्ज नहीं था और उसमें रिपीटेड ऑफेंस था। लेकिन हम मेरिट ऑफ द केस में नहीं जाते, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कोर्ट ने जो कुछ भी कहना था उनसे बेशक डिसएग्री कर सकती है, लेकिन डिसएग्री करने की रीजंस देने के पाबंद थे। और या देखें, आप अगर या तो उसको मुकर्रर ना करते उनको माइकस को, अगर आपने कर दिया है, और या फिर इसमें लिख देते कि माइकस की जो ओपिनियन है या जो राय है वो ये है लेकिन हम उससे डिसएग्री करते हैं। अच्छा शोएब साहब, अब ये भी बताइएगा कि आप लोग जो कह रहे हैं कि जो दूसरा रिप्लाई था हमारी नज़र में वो काफ़ी था, जिसमें रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, रिमोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो यही कानूनी एडवाइस थी इमरान खान को, या ये इमरान खान का जो आपके क्लाइंट है उनका मौक़िफ़ था कि अनकंडीशनल अपॉलजी का लफ्ज ना लिखा जाए? ये लीगल टीम की एडवाइस थी या इमरान खान का अपना नुक्ता नजर था?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। किसी भी क्लाइंट के साथ की जाने वाली गुफ्तगू हम पाबंद हैं कानून के मुताबिक, हम ना बताएं किसी को भी। दूसरी बात यह है कि ये कंसेंसस होता है, लीगल टीम डिस्कस करती है और जो वो लिखती है फिर कंसल्ट किया जाता है अपने क्लाइंट के साथ और उस पर लिखा जाता है। मेरा ख्याल है कि ये हम समझ रहे थे कि इट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट, इसमें कुछ सीरियस डिस्कशन नहीं हुई। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ होती है वो बताना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन असद उमर साहब ने ये कल कहा था कि इमरान खान की अना का कोई मसला नहीं है, तो उनकी जो लीगल टीम ने जो मशवरा दिया उसी किस्म का जवाब जो है वो जमा करवाया गया था। जी, मेरा ख्याल है असद उमर साहब की राय बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि यही बात है और उसके मुताबिक आफ्टर कंसल्टेशन हमारी जो लीगल टीम थी और उसके नतीजे में जो हमने मुनासिब समझा, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसके मुताबिक फ़ैसला किया। लेकिन कोर्ट ने मखदूम अली खान साहब के साथ डिस्कस करते हुए एक बात और भी ऑब्जर्वेशन कल दी। उन्होंने कहा जी किसी भी स्टेज पे कोर्ट को यह अख्तियार है कि अगर माफ़ी जो कोर्ट की नज़र में माफ़ी के अल्फाज होने चाहिए अगर वो आ जाती है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो मेरा मतलब है कि ये रास्ता बंद नहीं हुआ अभी भी। तो ये ऑप्शन अब आप एक्सरसाइज करेंगे, यही ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, अनकंडीशनल अपॉलजी, या फिर केस को मेरिट पर लड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तो ज़ाहिर है 2 हफ्ते हैं, इसकी कंसल्टेशन होगी और लीगल टीम बैठेगी, जो भी फैसला होगा आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन 3 ऑप्शंस अभी भी बहरहाल इनके पास 4 ऑप्शंस बल्कि आप कह सकते हैं मौजूद हैं। एक यह है कि ये आर्डर अपीलेबल है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वो ज़ाहिर है जो भी फैसला करेंगे सारे दोस्त वो अपील फाइल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेक्शन 4 के तहत और हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड रूल्स के तहत ये प्रोसीडेबल नहीं है कंटेम्प्ट, क्योंकि लोअर कोर्ट की कंटेम्प्ट है। तो ये चूँकि क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन अभी पहली तारीख में तो लिया गया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये था कि ये जो रेगरेट वाला लफ्ज़ है ये ये एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये चूँकि इख्तियार समात जब भी आप टेकअप करेंगे जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को, कोर्ट पाबंद है कानून के मुताबिक सबसे पहले अपनी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करे, तो ये एक क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। तीसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि अनकंडीशनल जो अपॉलजी जो कोर्ट चाह रही है जिस तरह के अल्फाज में, वो भी किसी भी स्टेज पे की जा सकती है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और चौथी बात यह है कि वो कंटेस्ट किया जा सकता है ऑन मेरिट्स। ये चारों चीज़ें ओपन हैं, बहरहाल 2 हफ्ते अभी मौजूद हैं, हमारी लीगल टीम की मीटिंग होगी। जरा कानूनी नुक्ता बता दीजिएगा कि ये फर्द जुर्म के बाद अगर अपॉलजी की तरफ मामला जाता है तो फर्द जुर्म के बाद भी हो सकती है और फर्द जुर्म से पहले भी ऑप्शन अडॉप्ट किया जा सकता है? जी, प्रेफरेबली फर्द जुर्म से पहले होता है, प्रेफरेबली बेहतर होता है कि पहले करें, लेकिन उसके बाद भी एट एनी स्टेज, कल कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं कि ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पैरामीटर्स भी तय कर चुकी है कि जल्द से जल्द माफी मांगी जाए और आपके कंडक्ट से वो पछतावा नदामत नजर भी आनी चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक बात है कि सब पहली फुर्सत में होनी चाहिए। पहली फुर्सत में तो आ गया ना ये जवाब विद इन 1 वीक, और जिसमें रेगरेट भी है, नदामत भी है, अफसोस भी है, सारी अल्फाज मौजूद हैं। उस अल्फाज का को जो कोर्ट चाह रही है वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है। ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन भी है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, लेकिन ये बेहतर है, प्रेफरेबली है कि आप जितना जल्दी हो वो कर लें। ये तलाल चौधरी और दानियल नजीर साहब के केस में हमने देखा था कि नज़ीर यही मिलती है कि क्योंकि देर से फिर माफ़ी उनके ख्याल में आई, पहले वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे इसलिए फिर वो एक्सेप्ट नहीं की गई। उसमें सर फर्क ये है कि उसमें लिखा हुआ है, एक तो उनका रिपीटेड ऑफेंस था और दूसरा उसमें उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, इवन रेगरेट का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, निहाल हाशमी का जो केस है वो मुख्तलिफ है। निहाल हाशमी के सजा कम कर दी गई थी, बहुत सीरियस थे और थ्रेट थी, लेकिन उसने माफी मांगी थी सब्सिक्वेंटली, सजा कम कर दी गई थी। एक आखिरी सवाल निहाल हाशमी के भी 2 केस हैं। जी शाहीन साहब, एक आखिरी सवाल। कल एक तो मौके पे हमने देखा इमरान खान खड़े हुए और वो बात करना चाहते थे, लेकिन जजेस ने कहा कि आपके जो वकील हैं वो बात कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान ने आपको भी पैगाम भेजा कि वो खुद रोस्टम पे आके बात करना चाहते हैं। क्या इमरान खान साहब खुद जाती तौर पे आके माफी मांगना चाहते थे या वजाहत करना चाहते थे मामले की?
देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 दफ़ा वाकई, एक दफ़ा मेरे ज़रिए पैगाम भेजा और मैंने हामिद खान साहब मेन लीड कौंसल थे, मैंने भी जा कर के उनको कहा कि जी आप इनको कोर्ट को बताएं कि इमरान खान साहब जो है वो एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन पर्सन उनको बुलाया है। ये तो उनकी सवाबदीद थी कि वो ये कह सकते थे, एक तो एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो इंसिडेंट चल रहा था कि ज़ाहिर एक इंटेंशन ऑफ दी जो रिस्पोंडेंट है या एक्यूज जिसको बुलाया वो बताएगा ना कि किन हालात में मैंने बात की है। उनको इन पर्सन बुलाया तो उनकी इन पर्सन सुनने की कोर्ट पाबंद थी, बहरहाल उन्होंने नहीं सुना। दूसरी बात, दफ़ा जब वो जाने लगे तो कोर्ट ने फिर कहा जी मैं आया हुआ हूँ, मैंने बात करनी है, तो कोर्ट ने फिर नहीं सुना। उन्होंने कहा जी हमने वकला को सुन लिया। मेरा ख्याल है कोर्ट शाहीन साहब जब पहली मरतबा आपको ये पैगाम पहुंचाया था ना, शाहीन साहब जब आपको ये पैगाम पहुंचाया और आपने हामिद खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया, तो उस वक्त हामिद खान साहब ने बेंच से दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं, या उन्होंने बेंच तक ये पैगाम ही नहीं पहुंचाया? हमारे साथ जी नहीं, हमारे सारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के सामने हो रहा था और कोर्ट में हामिद खान साहब ने मेरी मौजूदगी में, हमारे सबकी मौजूदगी में उनको कहा जी मेरे क्लाइंट ने खुद बात करनी है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं हम अभी बात नहीं सुनते, हम जो पिछले 3 दिन पहले जो पेशावर में जलसा हुआ हम उसकी रिकॉर्डिंग खुद सुन लेते हैं। वो रिकॉर्डिंग सुनने का मौका भी नहीं आया, ना ही उन्होंने सुना, पहली बात। दूसरी बात, जब दोबारा फिर बात की खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, कि मैंने खुद बात करनी है कोर्ट से, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं हमने आपके वकला को सुन लिया। ये तो इमरान खान साहब हो सकता था वो ये बात करते कि जी ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है मेरे इन अल्फाज के साथ तो मैं माजरत करता हूँ, तो वो तो कोर्ट पाबंद है जिस तरह वो चाह रही थी। तो मेरा ख्याल, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसील से बताया कि 4 ऑप्शंस इस वक्त उनके सामने, लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बरतानिया पर 70 साल तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिजाबेथ दोयम कल 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो बरतानिया की पहली जबकि दुनिया की दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अरसे तक आला तरीन शाही मनसब पर रहने का एजाज हासिल है। एलिजाबेथ दोयम की मौत के बाद इनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं, जिन्हें बाकायदा शाह चार्ल्स सोएम का खिताब दे दिया गया है। अब तक मलका एलिजाबेथ के जनाजे की तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, मगर ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक मलका की तदफीन इंतकाल के कम से कम 10 दिन बाद मुतवक्किल है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है, इस हवाले से कुछ दिलचस्प हकायक आपके सामने रखते हैं। ऑपरेशन लंदन ब्रिज दरअसल मलका के इंतकाल के बाद के 2 हफ्तों की वो तफसील है जिस पर खुद मलका ने दस्तखत किए, और इसमें लफ्ज ब लफ्ज और हर दिन के हिसाब से बताया गया है कि मलका की मौत के बाद क्या होगा। अहम बात यह है कि बरतानवी हुकूमत, मुतल्लिका इदारों और खुफिया एजेंसीज ने इसकी मनसूबाबंदी कई साल पहले कर रखी थी, जबकि इस ऑपरेशन को मौसर अंदाज में अमल दरामद के लिए मलका के मातहत मुल्कों के दरमियान कई रिहर्सल्स भी की जा चुकी हैं। इस ऑपरेशन के मुताबिक मलका के प्राइवेट सेक्रेटरी ने सबसे पहले मलका की मौत की खबर वजीर आजम को दी, जिसके बाद 15 मिनट के अंदर ये खबर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत उन 14 मुल्कों के हुकूमतों को दी गई जिनकी सरबराह मुमलिकत मलका है। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स और रेडियो स्टेशन को यह खबर दी गई और इस ऑपरेशन के मुताबिक BBC ने अपनी नशरियात रोककर मलका की मौत की खबर नशर की। मलका की मौत के बाद शाही खानदान ने अगले 7 दिन तक सोग का ऐलान किया है, जबकि बरतानिया में कौमी परचम सरे नगू कर दिया गया है और हर किस्म की सियासी और खेल की सरगर्मियां रोक दी गई हैं। अहम बात यह है कि मलका की मौत, बैंक हॉलीडेज और इसके नतीजे में होने वाली तकरीबात से बरतानवी अवाम को अरबों पाउंड्स का माली नुकसान और अखराजात होंगे। मलका की मौत के बाद नए करेंसी नोट, स्टैंप्स और पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। पुलिस और फौज का यूनिफॉर्म तब्दील होगा और कौमी तराना गॉड सेव द क्वीन से तब्दील करके गॉड सेव द किंग रिकॉर्ड किया जाएगा। मलका एलिजाबेथ दोयम की मौत बरतानवी अवाम के लिए एक अहद का इख्तिताम है। 1992 में सिर्फ 26 साल की उम्र में मलका बनने वाली एलिजाबेथ दोयम 70 साल तक बरतानवी माशरे का अहम तरीन हिस्सा रही। वो सिर्फ बरतानिया की मलका या चर्च ऑफ इंग्लैंड की सबरा नहीं थी, बल्कि उन्हें बरतानिया की ब्रांड एम्बेसडर और सॉफ्ट पावर की अलामत समझा जाता है। कई ममालिक से बरतानवी हुकूमत की कशीदा ताल्लुकात को बेहतर करने में मलका ने बुनियादी किरदार अदा किया है। मलका एलिजाबेथ की कोशिशों से बरतानिया की जमहूरिया आयरलैंड से कशीदगी खत्म हुई और शुमाली आयरलैंड में दिहाइयों से जारी अलहदगी की तहरीक खत्म की गई।
मलका एलिजाबेथ ने सर जंग के अरूज पर 1965 में मगरबी जर्मनी का दौरा किया, जिससे बरतानिया और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए, जबकि मलका एलिजाबेथ ही वो वाहिद ब्रिटिश मोराक थी जिन्होंने 1986 में चीन का दौरा भी किया। इसके अलावा एलिजाबेथ दोम ने 2 बार पाकिस्तान का भी दौरा किया। वो सबसे पहले 1961 और दूसरी बार 1997 में पाकिस्तान आई थी। मलका बरतानिया के 70 साल हुक्मरानी के दौरान 7 पोप्स आए, 14 अमरीकी सदूर तब्दील हुए और बरतानिया में 15 वज़राए आज़म आए और चले गए। उन्होंने अपने अहदे हुक्मरानी में सर्द जंग शुरू और ख़त्म होते देखी। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत और बाद में अलहदगी भी उनके दौर में हुई, मगर इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात और स्कैंडल सामने आए जिन्होंने बरतानवी शाही ख़ानदान और ख़ास तौर पर मलका के ऊपर कई सवालात खड़े कर दिए। 1996 में उस वक्त के शहजादा चार्ल्स की शहजादी डायना के तलाक और उसके कुछ अरसे बाद डायना के रोड एक्सीडेंट के वाक़यात पर मीडिया में बरतानवी शाही ख़ानदान पर कई उंगलियां उठी, जबकि डायना के इंतकाल के बाद मलका ने जिस किस्म का रवैया अपनाया उससे ये वाज़े हुआ कि मलका और उनकी साबका बहू के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं थे। इस तनाज़े के 24 साल बाद इनके पोते शहजादे हैरी की अमरीकी अदाकारा मेगन मार्कल से शादी की खबरों ने शाही खानदान को एक बार फिर तनाज़े की लपेट में ले लिया। मलका ने हैरी और मार्कल की शादी पर तो कोई एतराज़ नहीं किया, मगर 2020 में शाही जोड़े की अमरीका मुंतकली और आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने के फैसले ने बरतानवी शाही खानदान में बड़ी दरार पैदा कर दी। मलका एलिजाबेथ के दौर की खास बात यह है कि मलका से पहले बरतानवी शाही खानदान अवाम से दूर दूर रहता था, मगर मलका ने अवाम और शाही खानदान में कुर्बत की कोशिशें की। शाही खानदान के मुशीरों के मना करने के बावजूद मलका की ताजपोशी की तकरीब को लाइव नशर किया गया, मगर बरतानवी ताज संभालने के बाद मलका एलिजाबेथ ने अपने पूरे दौर में बरतानवी सल्तनत को कमज़ोर होते देखा है। एलिजाबेथ दोम जब मलका बनी उस वक्त समंदर पार 70 रियासतें ताजे बरतानिया का हिस्सा थी, मगर अब सिर्फ 14 रियासतें रह गई हैं। मलका एलिजाबेथ ने अपनी जवानी में बरतानवी राज का सूरज गुरूब होते देखा और अब कहा जा रहा है कि बादशाह चार्ल्स की किस्मत में बादशाह का खात्मा देखना हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बादशाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ती जा रही है, जबकि बरतानिया में भी बादशाह के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं। रिपब्लिकन जमातों की जानिब से मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि बरतानिया से बादशाह खत्म करके सदर मुमलिकत को सबराय मुमलिकत बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि नए बादशाह चार्ल्स से पहले 2 बादशाह गुजरे और उनका नाम भी चार्ल्स था। चार्ल्स 1649 में खाना जंगी के दौरान उनका सर कलम कर दिया गया था, जबकि चार्ल्स दोम 1660 में बादशाह की दोबारा बहाली के बाद उस वक्त तख्ते नशीन हुए जब बरतानिया में इख्तियारात पार्लियामेंट को मिलना शुरू हुए। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या चार्ल्स 3 वो बादशाह होंगे जिनके सामने बादशाह का खात्मा होगा, या वो तख्त अपने बेटे शहजादा विलियम्स को देने में कामयाब हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।